कभी का दिमाग बांटे वाला छोड़ जाएगी। आराम से आराम सुंदर लगती है। सुंदर लगा। चलिए देखिए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशा क्लासेस डीएम। तो आप सब से बस रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए वीडियो। आप लोग करते हैं कि नहीं? आप लोग तो कुछ लोग किए हैं। आप की प्रतिभा पक्का ठीक। और सबसे कहिए अपने सखी सहेलियों के पास भी भेजिए। फ्रेंड तो बनाए ही होंगे, जीवन में जरूर फ्रेंड बनाए होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आधुनिक इतिहास बिहार के परिप्रेक्ष्य में। आधुनिक इतिहास बिहार के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि मैं आपको अदर जानकारी दूंगा, टेंशन ना लीजिए। आज और कल 2 दिन की क्लास रहेगी, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए, हमारे आधुनिक इतिहास की शुरुआत जो मानी गई है वो 4 चरणबद्धों में मानी गई है। 4। पहला मानी गई है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो पहला टॉपिक ये आपको पढ़ना रहेगा, यूरोपीय कंपनी का आगमन। मैं आपको बताऊं, यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ, कैसे हुआ, और बिहार में कब ये लोग कोठी लगे, यही आपको पढ़ना है। समझ? तो भारत वाला तो आप बहुत पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया भी होगा, लेकिन मैं साथ लेके चलूंगा। भारत का भी बताते चलूंगा और बिहार का भी आपको बताते चलूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन्हीं कंपनियों के द्वारा जब भारत के राजाओं पे कंट्रोल स्थापित होता है तो भारत में कई युद्ध भी लड़े गए। मतलब कंपनी और भारतीय संघर्ष आपको पढ़ने, कंपनी और भारतीयों के मध्य संघर्ष। अगला टॉपिक ये पढ़ना है, ध्यान देना। इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कंपनियां भारत के क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमाने के लिए भारतीयों के साथ संघर्ष में दिखती हैं। देखें, जैसे आपने देखा होगा प्लासी का युद्ध, आपने देखा होगा बक्सर का युद्ध, पढ़ा ना, और इन सब का संबंध बंगाल और बिहार के क्षेत्र से ही रहा है। जैसे प्लासी का युद्ध आप देखते हैं, प्लासी का मैदान कहाँ, बंगाल, और बक्सर का मैदान कहाँ है, बिहार। तो कहीं ना कहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में इनका जुड़ा रहा कि नहीं रहा, है ना। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है गवर्नर जनरल और वायसराय वगैरह सब आ जाएंगे इसी में। मतलब पूरा एक टॉपिक आपका एक खंड है, पूरा गवर्नर जनरल का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इन्हीं के द्वारा फिर जब गवर्नर जनरल आएंगे तो इतने आंदोलन चलेंगे। हमें आखिरी टॉपिक क्या पढ़ना रहेगा, हमें आखिरी टॉपिक क्या पढ़ना रहेगा, हमें आज 2 चीज पढ़ लेनी है। ये दोनों आज, ये दोनों हम पढ़ लेंगे, ये दोनों कल के टॉपिक में रहेंगे, ठीक है ना। तो आज इन दोनों पे हमें ध्यान देना है। भारत में यूरोपीय कंपनी कैसे आते हैं और उन कंपनियों के साथ भारतीयों के साथ कैसा संघर्ष रहा। तो आप देखेंगे भारत में आने के क्रम में आपने सुना होगा कि कोलंबस नामक एक यात्री पहले निकल रहा है 1492 में। ये हम मिटा सकते हैं। ये टॉपिक आपका जो हमें कवर करना, आज इतना देखना है, कल इतना देखना, आधा का टॉपिक, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा ये सब बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है कि बिहार में पहली कोठी कहाँ लगाई गई अंग्रेजों द्वारा, बिहार में कैसे क्या चीज बेचते थे, क्या चीज पे टैक्स लगता था, क्या चीज होता था, सब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखना। बाकी इंडिया का तो लेके चलूंगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे, पहले भारत में आगमन के क्रम की बात करें, भारत में आगमन की बात करें तो भारत के आगमन के क्रम में 1492 में एक यात्री निकलता है यूरोपीय क्षेत्र से जिसका नाम था कोलंबस। वैसे तो ये निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि अटलांटिक क्षेत्रों में, अटलांटिक महासागर आप मैप पे अगर देखेंगे, वो मैप है कि नहीं यहाँ, थोड़ा सा देखते चलिएगा। ये भारतीय कंपनी के आगमन में देखेंगे, यहाँ है यूरोप और ये वाला सागर कौन सा महासागर, अटलांटिक। तो यहाँ से निकले, क्योंकि देखो ये वाला रास्ता था, ऐसा नहीं व्यापार करने के लिए था। समस्या क्या थी कि इन रास्तों से जब जाते थे तो इतने कबीलाई इलाके थे ना, इतनी खूंखार जनजातियां यहाँ रहती थी, जैसे तुर्क, मंगोल, ये सब देखे ना, इतने खूंखार लोग रहते थे कि ये लोग जब जाते थे लूटपाट कर देते थे, छीन लेते थे उनका, मतलब कोई मतलब है नहीं रह जाता था। मेरी बात समझ में आई।
जिसके कारण ये लोगों ने एक विकल्प मार्ग खोजा कि हमें इन सब का सामना ना, क्यों नुकसान होता है व्यापार में अगर युद्ध होता है तो नुकसान होता है ना, तो इसीलिए इन्होंने एक नया मार्ग खोजने का प्रयास किया। इन्होंने कहा भारत जाने का कोई और मार्ग देखो। यहाँ से भी जब आते थे तो यहाँ बंधन बंधा था। ये नहर बाद में खोदी गई सुएज नहर। सुएज नहर 1859 में और 1869 तक, मतलब 10 सालों तक खोदी गई। तो अभी तो 1400 चल रहा है ना, 400 साल पहले की बात हो रही है। तो इसीलिए ये नहर नहीं थी, यहाँ भी बंद था, यहाँ से भी जहाज यहाँ तक तो आ जाती, लेकिन इसके आगे जहाज कैसे, उतनी सुविधा भी नहीं थी कि इतने लोग यहाँ राज करते थे कि वो लोग रास्ता दे देते। इसीलिए एक ही रास्ता बचा भारत आने का, कौन, लेकिन ये रास्ता किसी को मालूम नहीं था। तो पहली बार खोजने का प्रयास किया किसने, कोलंबस। लेकिन जब कोलंबस निकला, कहा जाता है जैसे अटलांटिक महासागर में वो प्रवेश किया, तैसे ही उस महासागर में क्या गया, मतलब कहा जाता तूफान आ गया, यहाँ दिशा भूल गया और वो कैंपस मार्ग दिखा दिया इस साइड में। तो यहाँ से मुड़कर चला है कहाँ पे, इन क्षेत्रों में। देखिए क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये जब यहाँ के पैर रखा, इन्होंने कहा तो ये तो इंडिया के लोग नहीं है, क्योंकि इंडिया के बारे में जो बताया जाता है इस तरह से वे लोग तो नहीं है, कुछ नए लोग थे। तो ये इधर का साइड होता है ईस्ट, इधर का साइड क्या होता है ईस्ट, और उधर का साइड क्या होता है वेस्ट। इन्होंने कहा ये ईस्ट इंडिया नहीं है, ये वेस्ट इंडिया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेस्ट इंडीज। आज इसका नाम क्या पड़ गया, वेस्ट इंडीज। फिर यही व्यक्ति कोलंबस कहता है चलो ठीक है, नई दुनिया में आगे चलते हैं। आगे आता है फ्लोरिडा, ये जो लिखा नहीं है, यहाँ एक स्थान मियामी, जहाँ पे नासा का प्रक्षेपण केंद्र भी बना। तो यहाँ पे आता है और यहाँ देखता है कि कुछ जनजातियां रहती हैं जिनका कलर लाल है चेहरे का, वो एकदम गोरे गोरे से हैं, और गोर इतने हैं कि चेहरा कैसा दिख रहा है, लाल है। तो उनका नाम रखा इन्होंने रेड इंडियंस। क्या नाम रखा, देखो इंडिया ही सब जगह नाम पड़ रहा है, वेस्ट इंडिया, रेड इंडिया, मतलब सब मिला के वेस्ट इंडीज, रेड इंडियंस, ठीक है ना। कोलंबस इन सबको खोज दिया और वह पहुंच गया अमेरिका, इसीलिए कोलंबस को श्रेय दिया जाता है अमेरिका के खोज करने। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके 6 साल बाद एक व्यक्ति निकलता है, उसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 में कब निकलता है, 1498। और वह कहा ना कि हमें समुद्र में जाने की आवश्यकता नहीं, हम यही जमीन का, मतलब ये जो हिस्सा है इसी किनारे 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 अगर हम जाते हैं, भाई ये सबसे बढ़िया विकल्प है। अगर तूफान भी आता है जमीन मिल जाएगा तो, है ना। तो इसीलिए इसने विकल्प चुना। थोड़ा लंबा टाइम लगा, लेकिन ये पहुंचते पहुंचते पहुंचा अफ्रीका के इस वाले क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र में अफ्रीका के 2 पॉइंट हैं, एक है केप ऑफ गुड होप और एक है अंगुलहास। क्या है, अंगुलहास, देखो लिखा। तो अंगुलहास सबसे दक्षिणतम हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका का, लेकिन केप ऑफ होप जो है, जिसको क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप का अंतरीप। तो ये क्षेत्र यहाँ पे है, यहाँ पे आता है और यहाँ से रास्ता बताते हैं। यहाँ के जो जनजाति थे, जो लोग थे, वो कहते हैं इस क्षेत्र में जाने पर, ऐसे कहा, इस क्षेत्र में जाने पर आपको लौंग की खेती, लौंग जानते हैं कहाँ होती है, ध्यान से। तंजानिया में एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं जोंजिमा, क्या नाम होता है, दोदोमा उसकी राजधानी, और एक उसका द्वीप है जिसका नाम है जंजीबार। तो 2 स्थान है, एक तंजानिया का क्या स्थान है, राजधानी दोदोमा, और एक क्षेत्र है जंजीबार। और जंजीबार जो एक द्वीप है, जंजीबार क्या है, तो उस पे लौंग की, तो वहां तक पहुंचना, उसकी सुगंध आपको खींच ले जाएगा। ऐसा लोगों ने रास्ता दिखाया, धीरे धीरे वो करके यहाँ पे आया और मेडागास्कर के क्षेत्रों से होता हुआ वो भारत की तरफ अग्रसर, और आ जाता है लास्ट में भारत के किस राज्य पे, केरल। अब केरल में आता है जिस बंदरगाह का नाम था, उसका नाम कहाँ, कौन सा बंदरगाह था। तो यही सब जानकारी आपको लेनी थी, इस मैप में याद हो जाएगा ना। तो सबसे पहले भारत में कौन आया, वास्को डी गामा। भारत के लिए सबसे पहले खोज करने कौन निकला, कोलंबस। कब निकला, लेकिन किसकी खोज कर डाली, क्लियर। नेक्स्ट 1498 में वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली, ठीक है ना। और इसने भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की हाँ, समुद्री मार्ग की खोज की, ये जरूर लिख लेना। लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ही चलेंगे, इतना भागने की जरूरत नहीं है। क्या आया, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। चलिए ध्यान से, वास्को डी गामा जब भारत आया
तो भारत में किस बंदरगाह पे है पूछा जाता है? कालीकट बंदरगाह। कहाँ पे है ये? केरल में है। और यहाँ पे स्वागत किया था किसका बहुत पूछता है? स्वागत किया था जमोरिन। वहाँ का एक क्षेत्रीय शासक था, कोई बड़ा राजा नहीं था, जैसे नहीं होता गांव घर का राजा, कुछ नहीं था, ये क्षेत्रीय राजा था जमोरिन। और इसके स्वागत करने का देखो क्या मानदंड देगा, ये लूटने आए हैं लोग, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा ने, ठीक है चलिए नेक्स्ट, यह जब शुरू में आया तो इसने देखा कि भारत के क्षेत्रों में मसालों का बड़ा ज्यादा क्या होता है उत्पादन, मसालों का, और भारत इसी के लिए तो दुनिया में फेमस हुआ। पूरी दुनिया में यहाँ आई किसके लिए आई? मसालों के लिए, क्योंकि इतनी वैरायटीज, इंडियन फूड्स की इतनी वैरायटीज पूरी दुनिया में नहीं जहाँ तक इंडिया में। सबसे ज्यादा वैरायटीज कहाँ मिलती है फूड्स की? इंडिया में। और इसीलिए लोग सब खाने की इरादे से तो इंसान रहता ही है, ये सब खाए के इरादे से ही आए थे, तो इन्होंने मसालों पे पहला ध्यान दिया, मसाले ले। और कहा जाता है जब वास्को डी गामा यहाँ आया तो इसने मसालों की खेप लेकर गया, कहाँ पे? पुर्तगाल। जब पुर्तगाल में ले जाकर बेचा उसे तो इसे 60 गुना कितना फायदा हुआ? कल्पना करिए कितना लंबा फायदा है। अरे 60 गुना मायने रखता है भाई, ठीक है ना। आप कोई चीज 100 रुपया की लीजिए और 60 गुना यानी 160 रुपया की मायने नहीं रखता। तब इस तरह से कितना उत्पादन लेकर गया। अब जब ये बात यूरोप के लोगों में फैली, शुरू तो नहीं फैली, टाइम लगा, लगभग 50 से 100 साल तक लग गए शुरू पहुंचते और लोगों में सूचना है, टाइम लगा। लेकिन जब ये बात यूरोप में फैली कि भारत में जाने के बाद लागत जो है उसका 60 गुना लाभ मिलता है हर चीज पे कितना लाभ मिलता है? 60। तो जितनी कंपनियां थी उन सबका दिमाग खराब हुआ। पहले तो 100 साल तो खाली पुर्तगाली ही बैठे रहे, लेकिन और लोगों का दिमाग खराब हुआ, इसीलिए और कंपनियां भी भारत की तरफ। तो आप देखेंगे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे, इस तरह से क्रम इनका चलता है। स्पेनिश आएंगे लास्ट में, तो ये क्रम इनका चलता है। अब कल्पना करिए कि एक बात की खबर पहुंचने से इतना बड़ा अफवाह हो गया। सोचो खाली मसाला, और जब उन्हें भारत में आएंगे वो लोग आ गए तो देखा कि खाली मसाला भारत में नहीं, भारत में मसाले के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कपड़ा। सबसे ब्रांडेड कपड़े कहाँ मिलते हैं? भारत में। जो सियाराम प्रोडक्शन आपने देखा होगा, सियाराम सुना है? सियाराम प्रोडक्शन, धोनी जी प्रचार करते हैं, कभी विराट कोहली भी प्रचार करते हैं। नहीं, स्त्रियां अलग ही है। और एक आपने सुना होगा स्वयंवर करके, जिसमें विराट कोहली और वो क्या नाम उनका, उनकी पत्नी, दोनों प्रचार करती हैं। मान्यवर है कि क्या? मान्यवर ऐसे कुछ है ना, वो स्वयंवर मान्यवर ब्रांड ना, तो उसका प्रचार, ये सब भारत की कंपनियां। अब भारत की कंपनियां होने के कारण देखो, भारत में इस चीज का कच्चा माल तैयार होता था, वो सस्ता पड़ता था, 2 रुपए लेते थे, अब 2 का 60 मतलब 60 रुपए बेच देना, ठीक है ना। इसीलिए इनको लगा यहाँ केवल मसाले नहीं किए जा सकते, और भी उद्योग लगाए। तो चलिए आने का क्रम हम देखेंगे, यही डेट पूछेगा आपसे, मिटा दें। देखिए, एक आने का क्रम और एक कंपनी लगाने का क्रम, दोनों में अंतर है। हाँ, दोनों में अंतर है भाई, पहले बताते हैं। देखिए, अगर पूछे भारत में यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम, आने का क्रम, इधर कंपनी लगाने का क्रम, ये अलग अलग पूछता है, ठीक है ना। बस एक का जगह चेंज है, ज्यादा नहीं चेंज है, बस एक ही जगह चेंज है, वही आपको लेना, ठीक है ना। होता है पीछे, लाइट आ जाती कभी बंद करवा देती। भारत में यूरोपीय कंपनी आने का क्रम, कंपनी लगाने का क्रम अलग अलग। देखो, ये लोग अपने यहाँ कंपनी लगा चुके थे, ये लोग अपने यहाँ कंपनी लगा। जैसे मैं आपको बात करूं, जो ईस्ट इंडिया पुर्तगाली कंपनी आई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पुर्तगाली, सबके आगे ईस्ट इंडिया ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आए थे ईस्ट इंडिया में, हम लोग पूर्वी में है ना, तो इसीलिए ये लोग ईस्ट इंडिया में आए थे। तो ये जो कंपनी लगाने का क्रम भी इनका भारत में 1498 ही है, ठीक है ना। और आने का क्रम भी क्या है? 1498। किसकी बात हो रही है? ये पुर्तगाली, ठीक।
देखो कंपनी लगाने के क्रम में 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश। तो अंग्रेज जो हैं ये कंपनी लगाते हैं, लेकिन आने के क्रम में इनसे पहले ही 1598 तक कौन आ गए थे? डच। आने के क्रम में डच का दूसरा स्थान है, लेकिन अंग्रेजों के आने का क्रम क्या है? तीसरा है। यहाँ 1608 में जब जहांगीर के दरबार लगा था, सर टॉमस रो, याद आया? तब ये 1608 में अंग्रेज। और जबकि कंपनी लगाने के क्रम में ये लोग बाद में लगाए थे, डच लोग लगभग लगाए थे 1602 में। बस यही क्रम आपको थोड़ा गड़बड़ करेगा और यही क्रम आपको याद भी करना, ठीक है ना? 1800 बीच में अंग्रेज 1600 ही टाइम से 1800 नहीं। अगला देखो, अगला आप सब एक ही हैं, उनको अलग नहीं करना। जैसे 1616 में फ्रांस की कंपनी भी लगी, सॉरी फ्रांस नहीं, डेनिस, आई एम सॉरी भाई, डेनिस। और डेनिस लोग आए भी कब? 1600। इसके बाद फ्रांस है, 1664 में इनकी कंपनी लगी। अब भारत में भी आते हैं 1664। इतना जरूर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट। हो गया? नोट हो गया? देखिए अब सबका कंपनी लगाने का देखो जो स्थान वो पूछ लेता कि इन्होंने कहाँ लगाई, इन्होंने कहाँ लगाई ना, ये पूछता है। तो एक एक पढ़ेंगे हम। तो चलिए पहला आईडी बनाएंगे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटा पहली कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। हो गया ना? पक्का? हाँ तो याद हो ही जाना चाहिए, बता देते। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पता नहीं था, नहीं तो हम जो है बस प्रैक्टिस करवा देते कल। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ आप ध्यान मत दीजिए, लिखेंगे 1498 में इनका आगमन हुआ, लेकिन 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी लगाई। पहली फैक्ट्री या कोठी लगाई इन्होंने 1503 में पहली फैक्ट्री या कोठी लगाई। ठीक? पूछता है कहाँ लगाई, यह इंपॉर्टेंट है। तो कोच्चि कहाँ लगाया था? ये केरल में। ये कहाँ है? पहली फैक्ट्री। ठीक। उसके बाद देखिए इनके बारे में बात होती है कि इसके संस्थापक पुर्तगालियों के, तो फ्रांसिस डी अल्मेडा का नाम आपने सुना होगा, अल्बुकर्क का नाम, अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने तो स्थापना किया ना, अल्बुकर्क ने स्थापना किया, कर्क ने। और याद रखना कि फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, इसने गोवा को जीता। किसने जीता? गोवा को जीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात कर रहे हैं। गोवा को जीता और इसी ने सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था मैं बता देता हूं। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है मैं बता देता हूं। क्या होता है कि जहां ये लोग आते थे अरब सागर में, जो भारत का अरब सागर क्षेत्र है, ये देखिए भारत है, तो इसके ये वाले क्षेत्र में अरब सागर है। यहाँ पे क्या होता था, समुद्री डाकू यहाँ पे हमेशा आके माल को लूट लेते थे। जो ये लोग व्यापार करने जाते थे उससे जहाज पे अटैक कर लेते थे और उसको क्या कर लेते थे, जब्त कर लेते थे। जिसके कारण यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी कि भाई अब इसको कैसे निवारण किया जाए। तो अल्मेडा ने एक कठोर नीति अपनाई जिसका नाम रखा गया ब्लू। कहा जाता है कि 300 जहाजों का बेड़ा लेकर आया
और उन जो स्प्राइट्स जो पायरेट्स थे, पायरेट्स को मतलब समुद्री डाकू कहते हैं, इंग्लिश में पायरेट्स बोलते हैं, तो उनको मारा और इतना मारा कि इनको दौड़ाया अरब तक, और अब में दौड़ते दौड़ते इनको भगा दिया मध्य एशिया देशों, पूरा भाग गए, आए ही नहीं जब तक ये लोग रहे। तो इसी वाटर, वैसे तो इसका सबसे पहले प्रयोग इसने यूरोप में किया था, ये भी अगर पूछे बता देना, सबसे पहले इसका प्रयोग यूरोप में किया, लेकिन भारत में इसका प्रयोग ध्यान देना 1516 के समथिंग में किया था, 1516। हो गया, ये मिटा दें। तो पुर्तगालियों से कुछ चीजें हमने पाई हैं, उसको ध्यान से देखना। ये मिटा दें। हमने पुर्तगालियों से तंबाकू की खेती सीखी, तंबाकू, हमने आलू की खेती सीखी, हमने गन्ना की खेती सीखी, हमने अमरूद की खेती सीखी, मैं लिख रहा हूं ध्यान लेना, हमने इन सबको सीखा है पुर्तगालियों से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलता है, ठीक है ना। चीनी की मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, बर्तन बनाना सीखा, चीनी का बर्तन बना, चीनी मिट्टी, हाँ एक बार कहीं गया है, थोड़ा कम चिल्लाए। हाँ, मान जाएंगे। अरे कह मान लिख लेना। पुर्तगालियों ने बंगाल में कोठी लगाई थी, बंगाल में जो कोठी लगाई थी उसका नाम पूछेगा, बंगाल में कोठी लगाई और इसका नाम रखा गया हुगली कोठी, हुगली कोठी। हुगली जानते हैं ना, पश्चिम बंगाल में है, तो पहली खोटी वहां पे पुर्तगालियों ने लगाई। किनारे लिखा ना, ऊपर में लिखी था यार, तो कभी चौड़ रही है का कंपनियां भी नहीं कह रहे, ऊपर नदी के किनारे था, तभी तो उसका नाम। हाँ अच्छा, मुझे लगा बीच में बैठा हो। बिहार में इनकी कोई कोठी नहीं थी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पे कि इसमें से किस कंपनी की बिहार में एक भी कोठी नहीं थी, किसकी नहीं थी, बिहार में एक भी कोठी नहीं थी पुर्तगाल में। देखो बिहार के परिप्रेक्ष्य में चलेंगे भाई, हाँ तो थोड़ा सा ध्यान देना। हो गया, चलिए नेक्स्ट मिटा दें। तो आलू, तंबाकू, गन्ना, अमरूद, चीनी मिट्टी बर्तन बनाना हमने किससे सीख लिया था, पुर्तगाली। अब पुर्तगाली हम क्या लेकर गए थे, ये भी लिख लेना। ये लोग मसाला, सबसे ज्यादा क्या लेकर गए, मसाले। ये क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा ये लोग मसाला, फिर आकर वस्त्र उद्योग करते। तो दो उद्योगों पर इनका ध्यान रहा, सबसे ज्यादा मसाले पर ध्यान दिया। बिहार में कहाँ कोठी लगे? बिहार में नहीं लगा है, देखिए साफ साफ दीदी, एक भी कोठी नहीं थी बिहार में, ठीक है ना। बिहार में जो सबसे पहले कोठी लगाते हैं वो डच लगाते हैं। कौन लगाते हैं, डच। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज तो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी उठा के बैठा देंगे, लेकिन हम डच को पहले देखेंगे। तो ये मिटा दें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी अगली है। देखो महत्वपूर्ण बातें ही केवल आप लिखिए, वो आपकी काम ना जाए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए आने का क्रम इनका कैसा है, दूसरा। आने का क्रम तो कैसा है, दूसरा, लेकिन कोठी लगाने का मतलब फैक्ट्री लगाने का क्रम, कंपनी लगाने का क्रम क्या है, तीसरा। ये याद रख लेंगे ना, याद रख लीजिएगा। तो वो मैंने लिखवा दिया, लिखवाऊंगा नहीं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। डच जब आए भारत में, इन्होंने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम। कहा जाता है लगभग 1620 के बाद लगभग इन्होंने लगाई, ठीक है ना, अपनी फैक्ट्री 1620, ठीक है ना। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने, मसूलीपट्टनम। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। अच्छा डचों को एक नाम और देते हैं, आप बताएंगे क्या, डचों को और किन किन नामों से पुकारते हैं। डचों को हम बुलाते हैं हॉलैंड वासी। क्या कहलाते हैं, हॉलैंड। हॉलैंड ना दिया रहे तो नीदरलैंड वासी। और सबसे पहले बैंक खोलने का काम भी इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। सबसे पहले बैंक, लेकिन अपने यहाँ खोले थे, हमारे यहाँ नहीं। सबसे पहले बैंक खोलने का काम भी इन्होंने ही किया था, याद रख लेना।
इनकी कंपनी ले गई। अब थोड़ा इनके बिहार के परिपेक्ष में इनको देखिएगा। बिहार में इन्होंने पटना में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई। बिहार में इन्होंने सबसे पहले पटना में लगाई, ये बात याद रख लीजिएगा, पूछेगा। बिहार में पटना में 1632 में पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी लगाई। मतलब बिहार में किस जगह पे लगाई थी? पटना में। कब लगाई थी? 1632 में। और जानते हैं बिहार में एक चीज मिलता था जिसके लिए ये लोग आए थे, नहीं तो ये लोग भी नहीं आते। बिहार में एक चीज का उत्पादन किया जाता था, सोरे का। सोरा क्या होता है आप जानते हैं? विस्फोटक पदार्थ बनाने में मदद करता है। जो विस्फोटक पदार्थ, तो इनको तो यही चाहिए था ना, जो रहता है रंग में उसमें मिला रहता है। हाँ, जो रंग में नहीं, जो वो अपने पटाखे नहीं आते हैं, पटाखे उसमें बारूद में मिलाया जाता है, तो वही सोरा। तो उसी की उत्पादन के लिए, हाँ अरे बाप, उत्पादन के लिए इन्होंने पटना में फैक्ट्री रखी। ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। पानी ठंडा भी किया जाता है इसको रखिए। बिल्कुल, क्योंकि इतना ज्यादा ज्वलनशील है कि अगर आंच पा गया तो विस्फोट करने की ज्यादा संभावना है। अब ये बिहार में ज्यादा होता था, इसीलिए पटना में आ गए। अब बिहार में जितने लोग आए ना, सब इसी वजह से आएंगे, सोरे वजह, क्योंकि उन्हें मजबूत सेना चाहिए और सेना के लिए विध्वंसक पदार्थ चाहिए, तो यही मिलता था उनको। और भगत सिंह जब विद्रोह करते थे, यही सोरा वोरा चुराते हैं लोग विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यह सबसे पहले डचों ने अपनी बिहार में फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे? पटना में। कब लगाई? 1632। किसका उत्पादन करने के लिए? सोरा। खाली सोरा नहीं, और भी लिख लीजिएगा, अफीम, तंबाकू, वस्त्र, ये सारे उद्योग ये लोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। मसाले भी, इन्होंने मसाले को भी ध्यान दिया, लेकिन उतना नहीं जितना इन्होंने इस पे ध्यान दिया, ठीक है ना। हो गया? देखिए क्या हुआ, इन्होंने जब देखा कि सोरे की फैक्ट्री का उत्पादन यहाँ बढ़ गया है, कि मतलब सोरे का उत्पादन बढ़ गया और यहाँ पे बोझ पड़ रहा है, यहाँ मांग उतनी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने एक और क्षेत्र चुना सोरे के उत्पादन करने के लिए। पूछ लेगा इनके बारे में। दूसरा स्थान कौन सा इन्होंने चुना था सोरे के उत्पादन के लिए? छपरा। कौन चुना था? छपरा। छपरा केकरे का तरफ है? सारण। कहाँ? सारण में है ना। छपरा एक बार चेक कर लेना आप लोग, कहाँ है, शायद सारण में, एक बार चेक कर लेना। तो छपरा में दूसरी फैक्ट्री लगाई, छपरा में दूसरी फैक्ट्री लगाई। छपरा में कपड़ा वैसे गाना छपरा लेके बड़ा ज्यादा बनता है ना। ये गाना कौन सा था भोजपुरी में कि ले ले या चुनरिया ले ले या, कहाँ के सदनवा चुनरिया ले ले या? छपरा से। हाँ, नहीं वो माता जी वाला गाना नहीं बना है, छपरा से अच्छा। तो दूसरी फैक्ट्री यहाँ लगा दी। अब ध्यान से सुनना, इन डचों का सामना अंग्रेजों से हुआ। ये दोनों में जैसे ना लड़ाई चल रहा था, एक हिसाब से देखेंगे तो युद्ध, द्वंद्व युद्ध चल रहा था। तो इनका लड़ाई एक बहुत फेमस है, लिख लेना, बेदरा का युद्ध इन्होंने लड़ा डचों ने। बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। और ये बेदरा का युद्ध लड़ा इन्होंने 1759 में। जब प्लासी का युद्ध हो जाता है ना, तो अंग्रेजों से इनका सामना, इनकी शक्ति कमजोर हो गई, जिसके बाद अंग्रेज इन्हें मार के यहाँ से भगा दिया, बिहार बंगाल से मार के भगा देंगे, इंडोनेशिया को चले जाएंगे, उसके बाद भारत में दोबारा आते नहीं। तो पूछता है डच लोग कहाँ चले गए? इंडोनेशिया। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, जरूर लिख लेना। फ्रांस, सॉरी, डच और अंग्रेज, डच और अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज जीत गए। बेदरा का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे देखिए। चलिए तो सबसे पहले बिहार में किसकी कंपनी आई पूछेगा? विदेशी कंपनी, डच। क्या पुर्तगाली आए थे? नहीं। बिहार में आने के बाद डचों ने कहाँ कंपनी लगाई? पटना। पटना में कब लगाई? 1632। क्या उत्पादन करते थे? सोरा। और उसके साथ क्या? अफीम, तंबाकू और वस्त्र उद्योग। छपरा में दूसरी फैक्ट्री, क्योंकि बोझ बढ़ गया था, इसके कारण इन्होंने छपरा में दूसरी लगा दी। तो ये जब इनका अस्तित्व बढ़ने लगा तो अंग्रेज इन पे हावी होना चाहे। प्लासी के युद्ध आते आते, प्लासी के युद्ध जब अंग्रेजों ने अपनी शक्ति दिखा दी कि हम जीत सकते हैं भारत में हर राज्य को, तो 2 साल देखो, प्लासी का युद्ध तो 1757 में होगा ना,
उसके जस्ट 2 साल बाद बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज और डचों में। तो डच यहाँ क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, अंग्रेज जी, और डच कहाँ चले जाते हैं, इंडोनेशिया। उसके बाद दोबारा ये भारत में नहीं आते, इनका अंत यही हो जाता है। तो बेदरा का युद्ध ही अंतिम युद्ध था जो इनको हरा के भगा दिया। ठीक, नेक्स्ट आएंगे, अब डालेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान से सुनना है इनके बारे में, इन्हीं बारे में पूरा पढ़ाई करना है, ठीक है ना। इनको जो स्थापना इनकी कंपनी की हुई थी वो यहाँ नहीं हुई है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इन्होंने कंपनी लगाई थी कहाँ पे, अपने ही यहाँ, जॉनसन कंपनी, मैंने पढ़ा था ना, अपने यहाँ लगाते हैं 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी वो था दिन 31 दिसंबर 1600, मतलब एक को दिन हर बार हो तो 1601 हो जाए, ठीक है ना। तो इस दिन इन्होंने कंपनी लगाई कहाँ, बर्किंघम, 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 ठीक है ना, बर्किंघम में। जॉनसन नाम से इन्होंने खोला था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या रख दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत में आते हैं, ये देखो कब, पहली बार आए 1608 में और दूसरी बार आते हैं 1611 से 13 में, यानी 13 में, ठीक है ना। तो पहली अभी अब लिखना मत, देखिए सुनिए, 1608 में आए थे हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। जब ये आए ना तो भारत की सिचुएशन क्या समझिएगा, इस दौरान अकबर मर चुका है, मुगलों की मैं बात कर लूं, मतलब थोड़ा सा शासक का भी कोरिलेट करते चलिए, मुगल मर चुके हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, पूछेगा भारत के दिल्ली पर किसका शासन था, अगर यूरोपीय कंपनी की बात करें तो यूरोपीय कंपनी आए कब, 1498 में लगभग। तो 1498 में अगर आप उठा के देखेंगे तो लोधी वंश का स्थापना था। कौन सा वंश था, लोधी। और लोधियों में भी कौन बैठा था, सिकंदर लोधी। थोड़ा गौर कर लीजिए, तो पूछ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए आपको एक पक्ष याद है, दूसरा भी याद करके चलिए, डेट इसीलिए मैच करवाइए, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे डेट भी क्लियर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी वहां बैठा। अब बिहार में वो क्रियाकलाप चल रहा है सब, कि बाहर खान लोहानी, शेर शाह सूरी, वो सब घटनाएं घट रही हैं, तो वो बेखबर हैं कि भारत में कोई और भी शक्ति आ रही है जो हमें अब उखाड़ के फेंक देगी, भले हम लोग कितनों बैठ के राज कर ले। लेकिन वो लोग बेखबर है, क्योंकि वो घटना घट रही थी साउथ में और ये लोग थे किधर, नॉर्थ में, इनको कोई भी मतलब नहीं था उससे। तो देखो क्या होता है कि 1608 आते आते अब मुगल वंश चल रहा होता है, 1526 में मुगल वंश क्या हो गया, स्थापित हो गया। बाबर 1500 कब तक बैठा रहा, 30 तक। उसके बाद 1555-56 मैंने बताया था, इसमें जो होता है हुमायूं मर जाता है, 56 में कौन बैठ जाता है, वैसे 56 में नहीं बैठता अकबर, तुरंत आके गद्दी नहीं बैठता, 4 साल बैरम खान के नेतृत्व में रहता है। तो 60 से, वास्तव में कब से शुरू होता है, 60, अब वो जाता है 1605 तक। कब तक जाता है, तो काफी बड़ा टाइम पीरियड अकबर का रहा, लगभग 49 सालों तक। पहला बिंबिसार का, दूसरा किसका, अकबर का। तो अकबर के बाद 1605 में, देखिए 1608 है ना, 1605 में कौन बैठ जाता है, उसी का पुत्र सलीम, जिसका नाम क्या पड़ता है। अब देखो दिक्कत क्या पड़ी कि जब 1600 में कंपनी स्टार्ट हुई, तो ये कंपनी स्टार्ट होने के टाइम ब्रिटिश की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटिश से मतलब उनकी अंग्रेजों की महारानी थी, क्या नाम था उनका, एलिजाबेथ प्रथम। जो एलिजाबेथ द्वितीय अभी जल्दी मरी, आपने सुना होगा, अभी उनका ध्यान जल्दी हुआ। लेकिन जब ये कंपनी लागू हुई थी तो पूछ लेता क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लागू हुई यानी अस्तित्व में आई, तो उस टाइम ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। और वो आदेश देती है कंपनी को कि आपको व्यापार करने के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हमारी प्रभुसत्ता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, मतलब कोई भी देश हम पे एक क्लेम ना करे कि आपके लोग अत्याचार करते हैं। ये वहां के राजा गड़बड़ नहीं होते, राजा कोई गड़बड़ नहीं होता, उसके जो कर्मचारी आने वाले हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उन्होंने किस उद्देश्य से भेजा, चलो व्यापार करने जाना, अनुमति देते हैं। अच्छा इन्होंने तो अनुमति दे दी, लेकिन भारत में आएंगे भारत के शासक का अनुमति नहीं चाहिए। तो एलिजाबेथ को ये पता था कि जब 1600 में, मैं 1600 बात कर रहा हूँ, एलिजाबेथ को पता था भारत के सम्राट इस टाइम कौन है, अकबर। अब देख लीजिए 1605 में मरा अकबर और 1600 में कंपनी लग रही है, तो कौन अकबर है, अकबर है। इन्होंने एक पत्र जारी किया, उस पत्र में अकबर का ही नाम लिखा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खिदमत में महारानी एलिजाबेथ का नमस्कार स्वीकार किया। मतलब ये सब लिखा होगा अपनी भाषा में, इंग्लिश में, ठीक है ना, हैव ए ग्रेटिंग ब्लेसिंग, तो उन्होंने लिखा होगा। फिर लिखा होगा कि आपसे हम भारतीय प्रवेश में
अनुमति मांगना चाहते हैं उद्योग करने का। किसका? उद्योग। वो पूरा पत्र लिख के, अब पत्र लिख के भेजा किसके हाथ में? हॉकिंस। लेकिन ई बुड़बक जब चला ना तो ये रास्ता चल के आ रहा था। कौन सा रास्ता? जो अरब का देश का क्षेत्र है उधर से। तो इसने कहा भारत में कौन सी भाषा सबसे प्रभावी है? तो उन्होंने सुना 3 भाषा, एक तो हिंदी, एक तो संस्कृत और एक वहां की राजकीय भाषा फारसी, जो मुगलों की फारसी भाषा हो। तो इसने ना वहां से सीखते हुए आने लगा और सीखने के क्रम में इसे लग गया आते कितना साल? 1600 में कंपनी और 8 साल से ठीक है ना, सीखते सीखते आते। और जब ये भारत में पहुंचा तो जहांगीर बैठा था कुर्सी लगा करके, दरबार में पेश किया जाता है इसे। ये आता है और झुकता है, कहता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की खिदमत में स्टीफन, जो का इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस का, खिदमत स्वीकार किया जाए। हम आए हैं ब्रिटेन के दूत बनकर। तो वो सुना जहांगीर कह कि अरे आपको पता है आप किसे खिदमत दे रहे हैं? तो जो किसे दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ अकबर को। उन्होंने कहा मेरा नाम अकबर नहीं, वो हमारे अब्बा जान रहे। कह रहा हमारे अब्बा जान रहे हैं और हमारा नाम अकबर नहीं है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम जहांगीर है। ठीक है ना। तो हॉकिंस चौंक जाता, कहता अरे तो बता रहे कि अकबर बैठे हैं, जहांगीर किस? तो उसके बाद पत्र देखता, पत्र पे लिखा था किसका सिग्नेचर था? अकबर का सिग्नेचर था। तो उसने अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि हम अनुमति ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि आपने पिताजी के नाम लाया था। अब मैं अनुमति दे दूंगा तो उनके नाम की अवहेलना हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दूंगा। तो हॉकिंस को तो नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया कि आने वाले दौर में आपको क्या मिल जाएगा। इतना संकेत तो मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं था व्यापार देने के लिए। उसको लगा ये लोग आ जाएंगे कहीं कब्जा ना कर ले, ठीक है ना, क्योंकि इसने सुन लिया था कि अंग्रेज जो यूरोप की कंपनी आते हैं वो कंपनी लगाते तो जरूर है, लेकिन उस देश पे हावी भी हो जाते हैं। तो इसने नहीं दिया अनुमति। अच्छा नहीं अनुमति दिया जहांगीर ने, तो जहांगीर की एक पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी, आप मुझे मुगल पढ़ाने दिए होते ना और बढ़िया समझ में आता, तब अटैच होता ना। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। क्या नाम था इनका? नूरजहां। कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इतना ज्यादा सुंदर थी कि ये पहले रहती थी अफगानिस्तान में, शेर खां के नाम एक व्यक्ति था उसके यहाँ, उनकी पत्नी थी। तो उनकी विधवा हो जाती, उसके बाद उठा लाता है इनको। अब कहा जाता है कि जब इनको दरबार में लाया तो सचकर जब उसके सामने आई तो उन्हें कहा मलिका जहाँ है। अब क्या मलिकाएं जहाँ है? तो उन्होंने कहा आप मलिकाएं जहाँ हैं। जब सच क्या है तो उन्होंने कहा कि अभी बादशाह आपने मुझे देखा कहाँ सजे, अभी तो आप नौरोज का पर्व आने दीजिए, ठीक है ना, आने दीजिए। और जिस दिन आप मुझे दुल्हन के रूप में स्वीकार करेंगे तब सजूंगी, तब देखो। और सच में जब उस दिन सजी ना तो ये पगला गया, कैसे हमसे गलती हुई कि कान पकड़ा थी। मलिका जहाँ ना हो तो कहा हो नूरे जहाँ, तो कहा हो नूर, नूर मतलब पूरे ब्रह्मांड के नूरे जहाँ। इनको कहा तुम नूरे जहाँ हो, यदि क्या हो? नूर जहाँ। हमसे गलती हुई कि माफ करता तेरे पैर पड़ा था, ठीक। अच्छा ई बुड़बकवा ना, ई बुड़बकवा का आदेश जारी कर दिया क्या कि नूर जहाँ का सिग्नेचर मेरे अभिपत्र पे रहेगा। जो भी कानून में पारित करूंगा उस पे अगर नूरजहां का सिग्नेचर नहीं मिला तो वो नियम पारित नहीं। तो मतलब अंतिम निर्णय कौन लेता था? नूरजहां। अब कैप्टन हॉकिंस ने यही गलती कर दी कि डायरेक्ट जहांगीर से मिल लिया और उसने नहीं अनुमति दिया, तो ये बेचारा निराश होकर चला गया। फिर 1611-13 ईस्वी में आता है एक व्यक्ति जिसका नाम था सर टॉमस रो, और वो पहले में सुन के आया रहा कि ये किसके कहने में है बुड़बकवा, ये किसके कहने में है। तो का कर हम इनसे मिली, का कर इनसे मिली, जब हमारा काम इनसे निकल रहा है तो इनसे। तो सर टॉमस रो जाता है और इतनी तारीफ कर देता है इनकी, इतनी तारीफ कर देता है कि ये कहती है अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो तुम्हें हम मेरठ सूरत में एक कोठी लगाने का अनुमति दे। तो उन सूरत में पहली कोठी लगाएंगे। तो सर टॉमस रो ने कहा अरे वो महाराज, अरे हम देख लो, हैंडल कर लो, टेंशन नहीं। तो उनके पास जाके पत्र सिग्नेचर करवाती है और अनुमति मिल जाती है सर टॉमस रो को क्या करने की। तो लिख लेना 1615-16 में सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई। सूरत में सर्वप्रथम सूरत कहाँ पे है? सूरत कलकत्ता। अच्छा मैं चौंक गया, मुझे चलिए कंपनी लगा दी। चलिए हो गया। इसने इसको मसालों के लिए ही दिया था मान्यता, मसालों की खेती, कपड़ा उद्योग करने के लिए नहीं। और लोग कपड़ा का करना चाहते थे लेकिन मसाला के लिए अभी मैं बात करता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और आपसे बनेगा, पूछेगा कि
इनमें से किन, इन दोनों में से कौन ऐसा है? वैसे आपसे पूछा कौन ब्रिटिश पहला आया था, हॉकिंस आया था। दूसरा कौन आया? सर। लेकिन आपसे पूछेगा इन दोनों में से किसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी? तो हॉकिंस को। किसको दिया था? हाफिज को। ये लिख लेना, इंग्लिश खां। और इसे 400 मनसब की क्या दी थी? मनसबदारी। 400 मनसब की क्या दी थी? मनसबदारी प्रथा अकबर लागू करता है। अकबर ने लागू किया था मनसबदारी प्रथा उसी दिन। चलिए हो गया। क्या सबको गैडा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या, कुछ और भी सब बोलते हैं क्या मनसबदारी? किसको? मनसब को? नहीं तो मनसबदारी एक जमींदारी व्यवस्था की तरह है। ये मनसबदारी जैसे कुछ क्षेत्र को अधिकृत कर दिया जाता था परमानेंट की इतना, तो वो और अकबर ने लागू किया था। लेकिन इंग्लिश खां को कितना दिया था मनसब? 400 मनसब। किसने दिया था? जहांगीर ने। और जहांगीर ने किसको दिया था? क्या? एक बात और पूछेगा आपसे, थोड़ा नोट कर लेना कि कौन ऐसा यूरोपीय यात्री था जो ब्रिटेन से पहली बार भारत आया? ठीक है ना? या ऐसे पूछ लेगा कि जब कंपनी का स्थापना हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कौन महारानी थी या कौन महाराज थे? तो महाराज का नाम पूछ लेगा। ऐसे यही क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है ना? तो याद रखना। लेकिन इनका बिहार में परिप्रेक्ष्य क्या बना, ये आपको देखना, क्योंकि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सबका बिहार में क्या स्कोप रहा उसको समझना। अब बिहार में आने के लिए पूरा इतिहास उठाना पड़ेगा औरंगजेब से, तो ध्यान से देखेंगे उसको ना। ये मिटा दे, ठीक है ना? मैंने कहा था औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। कब होती है? 1707 में। लेकिन उसने 2 काम कर दिए थे। 1707 में तक किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब। और 1701 की बात करें, मतलब इसके मरने के 6 साल पहले, औरंगजेब ने अपने एक खास व्यक्ति जिस पे वो बहुत भरोसा करता था, उसका नाम था मुर्शीद अली खां। तो अब वहीं से बिहार और बंगाल का इतिहास शुरू होगा भाई, ठीक है ना? तो मुर्शीद अली खान को क्या किया? नियुक्त कर दिया बंगाल का गवर्नर, मुर्शीद अली खान। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मुर्शीद अली खान को बंगाल का गवर्नर किसने बनाया था? जहांगीर ने नहीं, औरंगजेब ने। मुर्शीद अली खान ने खान को बंगाल का सूबेदार या गवर्नर कहाँ रखी? उसको देखा जाओ। ये भगवान, वो वह गिरा है सर। अच्छा गिरा है, तो सोचो नहीं, वो बटन बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो हमको लगा कहीं रोकना गुस्सा उतरा था। कौन बटन बंद दे रहे थे? ठंडा लग रहा था सबको ना। आज ठंडा लग रहा था, पहली बार ये सुन रहे हैं। चलिए, मुर्शीद अली खान को कहाँ का सूबेदार बना दिया गया? किसके द्वारा? औरंगजेब। जब ये मर गया ना औरंगजेब, तो इसके जो वंशज आए, किसके? औरंगजेब के। जैसे औरंगजेब का जो वंशज था उसका नाम था बहादुर शाह। उसका नाम क्या था? बहादुर। लेकिन ये जो था ना नालायक था, जिससे मुर्शीद खान को लगा कि हम तो औरंगजेब के गुलाम थे, हम काहे उनके गुलामी करेंगे। तो इसने क्या किया? खुद को 1707 में बंगाल का शासक या नवाब घोषित कर दिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, घोषित कर दिया। और ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद अपने नाम से बसाया, मुर्शिदाबाद ले आया। मुर्शिदाबाद ले आया। चलिए, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो ये खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया और उसके बाद अपनी राजधानी ढाका से कहां बदल दी? मुर्शिदाबाद। फिर आगे आप कहानी देखेंगे, यही मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लेके चले आएगा कौन? मीर कासिम। उसकी बात बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी तो टाइम है।
ठीक, तो 1701 के बाद अब बंगाल में नए 1707 के बाद बंगाल में नए युग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब ये मुगलों के अधीन नहीं है, ये लोग अब किसके अधीन नहीं है, मुगलों के। जब ये कंडीशन चल ही रहा होता है तब तक यहाँ पे कंपनी लग चुकी होती है अंग्रेजों की, और अंग्रेजों ने जो सबसे पहली कंपनी लगाई थी वो कलकत्ता में फोर्ट विलियम, अंग्रेजों ने बंगाल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम आज कॉलेज है, फोर्ट विलियम आज क्या है, कॉलेज। तो फोर्ट विलियम एक किला था, उसी पे इन्होंने कोठी खोल दी। हाँ, बंगाल के कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले में पहली कोठी खोली या पहली फैक्ट्री। अब्बा ने जमीन से दे ना भाई ऐसे ना करो, काहे तुम लोग परेशान करते हो बच्चों को। आवे ना दे हमारे घर वाला। अब मार कह के जाबू का, चलिए हो गया। अब ध्यान से सुनना, मुर्शीद अली खान प्रभावी हो रहा था बंगाल में, और अंग्रेज लोग भी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे थे। इस दौरान हो क्या रहा था कि मुर्शीद अली खान के वंशजों में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अलीवर्दी खान, जिसका नाम क्या मिलता है, अली। उसके बाद सरफराज आते हैं, अहमद खान आते, बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आएगा एक व्यक्ति जिसका नाम है अलीवर्दी खान। ये सिराजुद्दौला के नाना जी, सिराजुद्दौला के क्या है, नाना जी। अभी उनका भी बात करेंगे। तो अलीवर्दी खान किसके वंशजों में है, मुर्शीद अली खान के। बंगाल के शासक के रूप में बैठा, नवाब के रूप में। अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों से कहता नहीं, क्या कहता है, देखो भाई हमारा साफ फंडा है क्या, कि ये अंग्रेज जो है ना उस मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जिनको अगर हम छेड़ दें, जिनको अगर हम ना छेड़ें तो ये शहद देंगे, और अगर छेड़ दिया तो डंक मार मार के क्या कर देंगे, हमें मार देंगे। तो इसका मतलब ये क्या बताना चाहता था कि ये अंग्रेजों से दूरी रखना चाहता था। इसको कोई भी मतलब नहीं था, कि हमें अंग्रेज प्रभावी हो कि ना हो, इससे मतलब नहीं था, बस इसे अपना शासन चलाना था। लेकिन समस्या क्या है, ध्यान से सुनना। जब अलीवर्दी खान गद्दी पे बैठा था, उसके पहले अलीवर्दी खान के गद्दी पे बैठने के पहले, कब के पहले, लगभग 1717 में। थोड़ा सा इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने एक पत्र जारी करवा लिया था। हाँ, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जिसका नाम था फारूक सियर, आज छोड़ दिए जल्दी क्या। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह फारूक सियर से दस्तक पत्र जारी करवाया। कौन सा पत्र, दस्तक पत्र। क्या होता है, इसको बारे में जरूर लिख लेना। यह होता है सीमा शुल्क रहित व्यापारिक पत्र, ये था दस्तक पत्र। जारी करवाया मुगल बादशाह से, क्या किया, जारी करवाया। अंग्रेजों ने फारूक सियर जो मुगल बादशाह था उसके माध्यम से कौन सा पत्र जारी करवा लिया था, दस्तक पत्र जारी करवा लिया था। और यह पत्र क्या होता था, सीमा शुल्क रहित होता था। बताता हूं क्या होता था। मुगलों का क्षेत्र जहां तक होगा, जहां तक मुगल राज्य होगा, अंग्रेजों को वहां पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनको व्यापार करने की क्या मिली है, छूट। ये छूट अंग्रेजों ने फायदा उठाना चाहा। कहा कि मुगलों के अधीन तो बंगाल भी है, मुगलों के अधीन कौन है, बंगाल। वो अलग बात है, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन ये अंग्रेज बड़े चालाक थे, जहां इनको फायदा होता था वहां अपना नियम आरोप कर देते थे। इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज जो थे कह रहे थे बंगाल भी तो मुगलों का है, तुम्हारे दादा परदादा बगावत कर दिए, तो ये बंगाल का यहाँ भी हम बिना सीमा शुल्क के करेंगे व्यापार। लेकिन अलीवर्दी खान क्या कहा कि वो जो हमारे लोग थे ना, वो अलग हो चुके थे किससे, मुगल। हमारा उनसे कोई नाता नहीं था, आप हमारे यहाँ क्यों शुल्क नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। बस इसी बात को लेकर लड़ाई थी, और ये लड़ाई इस कदर बढ़ी है। अलीवर्दी खान ने जब ये बात बोल दी तो अंग्रेजों को ये लगा ना कि ये डर राम से इसको डरवा के रखते, लेकिन जब इसका नाती आएगा ना वो इनसे करना है। तो चलिए उसके तक चलेंगे, पहले इसके बारे में लिख लीजिए। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के लिए कहा, लिख लीजिए, पूछा गया। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के लिए कहा, ये मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए क्या लिखना है। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के लिए कहा,
डैश लगाइए और लिखिए। अंग्रेज उस मधुमक्खी के छत्ते के समान है। अंग्रेज उस मधुमक्खी के छत्ते के समान है। मधुमक्खी के छत्ते के समान है। यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगे। यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगे, और अगर छेड़ दिया जाए और अगर छेड़ दिया जाए तो डंक मार मार के मार डालेंगे। भाई शायद कह रहे थे, हमने कहा खा लेते हैं शहद। यही सब बता दिया करो, थोड़ा हिल गया था ना। चलिए लिखेंगे इसी के वंशज में। अब देखिए कौन आएगा, सिराजुद्दौला। कौन आएगा? अब इसी का दुरुपयोग करेंगे दस्तक पत्र का, इसी का उपयोग करेंगे। कहेंगे ना कि ये तो हमारे आदेश देता है कि पूरे भारत में हम व्यापार करेंगे बिना सीमा शुल्क के। बंगाल भी किसके अधीन है? मुगलों के अधीन है, तो हमें यहाँ शुल्क नहीं देना है, जिसके कारण इन दोनों में विवाद चल जाएगा, बंगाल के नवाबों के बीच और अंग्रेजों के। यही तो मेन जड़ है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सिराजुद्दौला, ये इंपॉर्टेंट। जैसे गद्दी बैठा बेचारा वैसे ही संघर्ष शुरू कर दिया। गद्दी पे बैठा 1756 में, उसके बाद लड़ाई शुरू। 1757 मतलब 1 साल बेचारा किसी तरह से लड़ झगड़ के रहा, ठीक है ना। 1 साल रहा। हाँ, चलिए ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि इसने बगावत कर दिया। इसने ना अपने दादा, अपने नाना जी की तरह नहीं। नाना जी क्यों कहा है? क्योंकि अली वर्दी खान की पुत्र नहीं था, पुत्री थी। उसी पुत्री का लड़का था कौन? सिराजुद्दौला। तो नाना जी लगेंगे ना। तो नाना जी के कहने पर इसने तो देखा कि हमारे नाना जी बड़े शांतप्रिय हैं, लेकिन हमें उसका शांतप्रिय नहीं बनना। हमें अंग्रेजों को बताना पड़ेगा तुम लोग अपनी औकात में रहो, तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हम अपना राज देखेंगे, तुम अपना व्यापार देखो, और हमारे राज में रहोगे टैक्स तो तुम्हें देना ही, ठीक है ना। ये बात अंग्रेजों को खनक गई। जब अंग्रेजों को खनक गई, कहा जाता है कि सिराजुद्दौला की शक्ति देखकर अंग्रेज डर गए। क्यों? क्योंकि उस जहां पे कोठी बनाए थे वहां पे टोटल 437 यानी 440 सैनिक थे, और इसकी सेना थी 25,000। इसके पास कितने सैनिक थे? 25,000, ठीक है ना। अब ये लोग अगर लड़ाई करने भी आते थे, ये लोग मार देते ना। तो इसीलिए इसने कहा आप तुम लोग आराम से जाके व्यापार करो, ज्यादा बातचीत ना करो। लेकिन अंग्रेजों ने एक सोचा, अंग्रेजों के पास एक शक्ति होती थी बहुत खतरनाक, वोट डालो। अंग्रेजों ने सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, इसके घर में देखते हैं क्या दिक्कत है। तो पता चला क्या दिक्कत है जानते हो? बड़ा खराब पता निकला कि सिराजुद्दौला के 3 गद्दार थे। 3 गद्दार कौन कौन थे? पहला था मीर जाफर, सबसे गद्दार तो यही था। दूसरा थी घसीटी बेगम, नाम देख लेंगे, घसीटी बेगम। और तीसरा था शौकत जंग। ये कौन था? ये इनका सेनापति था, किनका? सिराजुद्दौला का। ये इनकी मौसी थी, और मौसी के जो बेटे थे, सेनापति नहीं, ये कह सकते हैं एक हिसाब से चचेरा भाई था, ठीक है ना, चचेरा। अब देखो इन सबका अलग प्लान था। ये लोग सोचती थी ना, मौसी क्या चाहती थी कि इनको मारकर अपने बेटे को हम बना देंगे, और चचेरा भाई सोचता था इनको मार करके हम क्या बन जाएंगे? खुद शासक बन जाएंगे। और सेनापति तो वैसे गद्दार था, ये तो चाहता ही था सबको खत्म करके हम बन जाए। इसी को तो अंग्रेजों ने पकड़ा, इसी को क्या किया? पकड़ा, और इतना चढ़ाया तुमको हम शासक बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर इसने आके मौसी से कहा, इसने आके फिर चचेरे, मतलब ये तीनों संगठन बन गया महल में। ही गद्दारों की एक फौज खड़ा हो गई इसके महल में। हमारा हिंदुस्तान अपनों से ही मरा है, दूसरों से नहीं। हमारा हिंदुस्तान आप घर में ही देख लीजिए, अपनों के नाते ही कलह हैं। बाहरी लोग तो हमेशा आके वो तो चाहते हैं बर्बाद हो जाओ,
अगर घर वाले ठीक रहे तो घर बर्बाद होगा, लेकिन घर वाले खराब हो जाते हैं। तो इसमें भी देखिए घर भी खराब हो गया। जब ये दशा सुना किसने, सिराजुद्दौला ने, जब सुना कि ये लोग षड्यंत्र में शामिल और मेरे खिलाफ जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, घसीटी बेगम को क्या बनवा दिया, बंदी बनवा दिया, सौगंजन को मरवा दिया और सेनापति को क्या किया, भगा दिया तुमने। लेकिन इसने कहा कि अगर तुम अब अंग्रेजों के खिलाफ दिखे तो तुम्हें खदेड़ के मारेंगे हम, चाहे जो जाए। ठीक है ना, इसको तो मरवा दिया, इनको तो जेल में बंद करवा दिया और इनको भगा दिया, कहा कि अब हमारी नजर में मत रहना। लेकिन फिर कहा जाता है कुछ दिन बाद सेनापति किसी तरह से माफी उफी लेकर के फिर इसके साथ आकर के खड़ा हो जाता है कि नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे, गलती हो गई, लालच में आ गए। लेकिन ये इसकी गलती अब है ना, किसने भरोसा कर लिया। ठीक है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े ना जुड़े गांठ। अब तो भरोसा टूट ही चुका ना, अब तो दोबारा गलती करने 100% गारंटी है करेगा। जब एक बार तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो दोबारा भरोसा तोड़ने में दिक्कत क्या है, समझ में आया। तो याद रखना, तो मीर जाफर को इसने मना के किसी तरह से मीर जाफर आकर रहने लगा। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, ध्यान से सुनना, कि जब देखा ये लोग से काम नहीं बन पा रहा है तो अंग्रेजों ने अपनी टुकड़ी भेज दी इसके मन में और किलेबंदी करवा दी, ना निकलेंगे बाहर, ना इकट्ठा करेंगे सेना, ना ऐसी घटना होगी। किलेबंदी करवाई, जब किलेबंदी करवाई तो इनको लगा कि ये तो हमारी अवहेलना है। भाई जाहिर सी बात, किसी के राजा का आकर घेर लो किला और वो भी कम संख्या होकर, वो भी राजा को सूचना ना मिले, तो उसका अवहेलना है ना, अवहेलना हो जाती है, जिसके कारण सिराजुद्दौला को क्या आता है, क्रोध। और जब इसको क्रोध आया, किलाबंदी करके लोग जब गए अपने अपने घर पे, तो इनका फोर्ट विलियम था ना, फोर्ट विलियम, जब वहां पे पहुंचे तो घटना होती है 2 से लेके 3 जून के बीच। 2 से 3 था कि 21 से 20 से 21 था, 20 से 21 जून 1756। ये 56 है, 57 नहीं लेना, ये 57 नहीं, ये 56 है। 20 से 21 जून की आधी रात थी। आधी रात में हमारे यहाँ दिन बदल जाता है ना, तो इस दिन क्या हुआ, फोर्ट विलियम में जाता है सिराजुद्दौला, अपनी कुछ सेना लेकर, और सेना लेकर जाता है, इनको क्या करता है, एक कोठरी में बंद, एक छोटा सा कोठरी था, कहा जाता है 8 बाई 10 का था। कितना बड़ा था, 8 बाई 10, मतलब 8 फुट चौड़ा और 10 फीट लंबा, इतना चौड़ा था वो, इतना कमरे का जगह था। उसमें 400 साढ़े 400 लोगों को ठूस देना है। सोचो ऊपर ऊपर करके ठूसा होगा, ऐसे भरता गया होगा। हाँ, इतना भरा कि रात खत्म होते होते इनमें से लगभग सब खत्म हो गए, केवल बचे थे बताया जाता है 21 लोग बताया जाता है कहीं कहीं, और इसमें से भी एक व्यक्ति बचा था जिसका नाम था हालवेल। कौन बचा, हाल पहुंचाओ खातिर के बचा, हालवेल। 20 से 21 की घटना का इसका नाम दिया जाता है, लिख लेना, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी त्रासदी या घटना, वही इसी का नाम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी TRA है भाई, ए ट्रेजेडी। काल कोठरी त्रासदी या काल कोठरी घटना पूछेगा कब घटा ये, 20-21 जून 1756। डेट थोड़ा सा क्लियर लिखे, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। 20-21 जून 1756 कहाँ पे हुआ, फोर्ट विलियम में। किला था ना वहां, इस किले में एक कोठरी थी जो 8 बाई कितने 10 की मानी जाती है, और इसी कोठरी में कितने लगभग 400 से अधिक लोग माने जाते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं लेते हैं हम लोग, तो इससे अधिक संख्या में लोग थे। इनको बंद कर दिया और रात होते खत्म होते होते सब मर गए। कहा जाता है कि 21 से 23 लोग बचे थे, वो भी सांस के फूलने से वो भी परेशान थे, है ना। अब भाई कल्पना खुद करके देखो, तो ये घटना होने के बाद जो एक व्यक्ति पूर्णतः सुरक्षित बचा था उसका नाम क्या था, हाल। ये हो सकता हो कि ऐसी जगह पे चला गया जहाँ स्पेस थोड़ा सा रह गया हो और वहाँ हवा पास हो रही हो सकता है इसके पास रहा, या हाँ ये भी हो सकता है कि इसके पास फेफड़ा ज्यादा मजबूत रहा हो, फेफड़ा लंग्स मजबूत रहा होगा, तो ये दिन में बच जाता है। और यही उठकर कहते हैं जाता है मद्रास। कहाँ जाता है, ये घटना इन तक समझ में आ गई, ठीक, ये मिटा दिया हम। सिराजुद्दौला के 3 गद्दारों का नाम, फिर किसको माफ किया, लेकिन फिर वही गलती है ना, इसी गुस्से में कहां चला जाता है ये, अंग्रेजों के फोर्ट विलियम में। कब जाता है, 20-21 जून की रात में जाता है, जब ये लोग सो रहे होते हैं। कहा जाता है औरतें भी थी, उनको भी साथ में बंद किया था। तो ये हमारे लिए हिसाब से देखा जाए तो अच्छा नहीं भारतीयों के लिए ना, इतना क्रूर हो जाना, लेकिन क्या कर सकता था। काल कोठरी घटना इसको कहा जाता है जो फोर्ट विलियम में घटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे। जब ये घटना घट गई
तो ये घटने में बचा जो हालवेल है, कौन बचा? हालवेल। वो हालवेल सूचना पहुंचाता है मद्रास में, हालवेल सूचना देता है मद्रास। अब मद्रास का उस टाइम जनरल था, मद्रास का जनरल क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये मद्रास का जनरल था। इसके पास सूचना पहुंचा दी। जब ये सूचना पहुंच गई, इस सूचना के पहुंचने के बाद मद्रास का ये जनरल निकलता है रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से और छोड़ के आता है। कहा जाता है 1200 सैनिकों की टुकड़ियां थी। कितने थी? 1200 सैनिकों की टुकड़ियां थी। लेकिन समस्या ये थी ना, ये लड़ने नहीं आए। वही बात मैंने कहा ना, अंग्रेज चालाकी से काम करते थे। 1200, हाँ, इसने क्या किया, आया और कहा कि चलो ठीक है, गलती हो ही गई है, हमने भी आक्रमण किया, तुमने भी आक्रमण किया, अब यहीं पे इस बात को रफा दफा करते। चालाकी देखो, मेवा लगा। सिराजुद्दौला से कहा कि आओ हम संधि करते हैं। क्या करते हैं? संधि। तो 9 फरवरी 1757 को क्लाइव पहुंचता है बंगाल में। और बंगाल में एक स्थान था अलीनगर। कौन सा स्थान था? अली। तो अलीनगर की संधि करता है। पूछा गया अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। कहें चला ठीक है, वही तुमसे वही है, मुँह सही है, माफ करा, कोनो बात ना, छोड़ा जाएगा। लेकिन अंदर में गुस्सा ही है। हाँ, ये क्यों ऐसा किया था, इसका एक कारण था, बताते हैं। चलिए इतना लिखो। हो गया? चलिए, जब ये संधि हो गया, इसके बाद दोनों शांत हो गए। अंग्रेज भी अपने फोर्ट विलियम चले गए, अपना व्यापार देखने लगे, ये भी अपने दरबार में आके रहने लगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये थमा नहीं, रॉबर्ट क्लाइव थमा नहीं। इसने ठान ही लिया था मौका तो मिलेगा, और उस मौके पे हम तुम्हें बताएंगे चौका कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना। सिराजुद्दौला को कुछ टाइम के लिए लगा कि अब अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और उसका वही रिलैक्स हो जाना ही उसके लिए सबसे ज्यादा क्या था, खतरनाक था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास जो सबसे बड़ा हथियार था, फूट डालो राज करो, वो इंडियंस को आता ही नहीं था। इंडियंस को नहीं आता था भारत में, तो इन लोगों को बड़े अच्छे से आता था। तो क्लाइव ने 2-3 महीना लगाया इस बात को पता लगाने के लिए आखिर इसको कहां से तोड़ा जा सकता है। तो पता लगा कि पहला तो यही है, कौन? ये तो यही है, ये तो कभी नहीं हटेगा। ये सेनापति है किसका? ये तो कहीं नहीं जाने वाला। दूसरा व्यक्ति और खोजा जो उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में रहता था, जिसका नाम था राय दुर्लभ। आप कहेंगे सर ये कौन था? ये बंगाल का उड़ीसा का दीवान था। ये क्या था? दीवान था। और दीवानों के पास इतनी ताकत होती थी कि वो लोग क्या करते थे पता है? दीवान वो राजा के कंट्रोल में जितना राजस्व आता था ना, उसका देख रेख देखते थे कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे क्या प्रोग्राम करने हैं ना। तो इसके पास इतना कंट्रोल था। लेकिन ये भी लालची था। ये भी क्या था? लालची। तो ये पता लगाया क्लाइव ने, हम लोग को नहीं पता, ये क्लाइव ने पता लगाया कि ये लालची है। और व्यक्ति था जिसका नाम था जगत सेठ। क्या नाम था इसका? जगत सेठ। पता करा कि व्यापारी है। ये क्या है? व्यापारी। और यही बंगाल का सारा व्यापार देखता है। बंगाल का सारा व्यापार कौन देखता है? जगत। तो इन्होंने कहा पहले तो हमें इनकी अर्थव्यवस्था को मारना पड़ेगा, तहस-नहस करना पड़ेगा। जब अर्थव्यवस्था किसी देश की खराब हो जाती है तो देश अपने आप गुलामी की ओर चला जाता है। किसी भी देश का मजबूत होना उसकी इकोनॉमी पे क्या करता है? निर्भर। आज भारत ने अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दिया, इसीलिए भारत आज विश्व के बड़े बड़े देशों में स्थान रखता है। इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए हमें। कभी भी लड़ाई झगड़े मार काट कूदा था चाइना ही ना थी, कूदा था गाना पाकिस्तान के, इससे मतलब ही नहीं है, कोई मतलब। हमारा मजबूती क्या? हमारा पैसा। और पैसा हो गया तो हम अंतरिक्ष से लेकर के सागर तक सारा कब्जा करते हैं। हमारा साम्राज्य कहाँ नहीं है? हिंद महासागर पूरा हमारा, आकाश हमारा। चांद पे तो आजकल में बस पहुंचे ही वाला है, वो तो अपना है ही है। वो तो गाना में हमरे सब कह रही चांद के पार चलो तो वो हाँ, हम लोग बहुत इच्छुक हैं सब को लेकर। तो चांद हुआ, मंगल हुआ, सब हमारे कब्जे में। तो हमें इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने इन दोनों को पकड़ा। कहा इनके पास तो जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, तो मिल ही जाएगा। इन दोनों को पकड़ा। सबसे पहले इसको कहा कि तुम व्यापार करते हो, कितना देता है तुम्हें? 33% गुरु। ये कहना हम तुमको 60 देंगे। यही तो था, व्यापारी कैसे लालच दे सकते थे? अब तुमको 60 देंगे भाई, वो 33 दे रहा, क्या कमा रहे हो?
साड़ देंगे, तुम्हारा मालिकाना हक दे देंगे, तुम्हें पूरा छूट दे देंगे व्यापार करने की। अब तो कौन बोलता है, क्या दिक्कत है। तो जगह सेठ मान गया, कहा ठीक है, सारा जानकारी दे दिया जितना आर्थिक व्यवस्था का था, जो व्यापार करता था। राय दुर्लभ से मिलवाया यही दीवान। इसने दीवान का मतलब जानते हैं, अधिपत्य होता है दीवानों का, एक क्षेत्र विशेष में काम करते हैं, तो इनसे मिलवाया। इनसे कहा कि क्या है, तो राय दुर्लभ ने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो ना, मैं आपको दीवान जो आपका पद है ना, मैं आपको शासक का सामन बना दूंगा, शासक का सहयोगी। क्या बना दूंगा, फिर लूटते रहना जितना लूटना होगा। मैं जो शासक बनाऊंगा उसका तुम उसके खातिरदार बन जाना, उसका लूटते रहना। मीर जाफर को जब पकड़ा किसी ने, इसको कहा तुम्हें तो हम क्या बनाएंगे डायरेक्ट तुम्हें तुम राजा बनेंगे भाई। चला तो यो काइन जियो राजा, चलते हैं, ठीक है ना। अटैक करने के लिए निकल रहे, तीनों लोग एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात बोला, कहा हम डायरेक्ट ना शासक के खिलाफ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट जाएंगे हो सकता है हमको मरवा दे, तो पता ना चल पाए, ऐसा हमें काम करना है। तो कहा ठीक। अंग्रेजों ने कहा एक काम करना, तुम लोग जब युद्ध होगा ना, तुम लोग सारा खातिरदारी रोक देना, तुम पैसा रोक देना, तुम स्थान की जानकारी रोक देना, और तुम क्या करना, लड़ना ही करना। सेनापति तो यही है ना, अगर सेनापति नहीं लड़े तो इसने कहा तुम खड़े होकर खड़े देखना। तो ये तीनों मान जाते हैं। उसके बाद मैदान तैयार होगा, जाते तीनों का नाम लिख लीजिए ना। अब मैदान तैयार होगा 23 जून वाला 1757। मैदान है प्लासी का मैदान। सामने आमने सामने सेना किसकी है, रॉबर्ट क्लाइव, और उधर कौन है, सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला का साथ ना देने के कारण सिराजुद्दौला इस सेना में, कहा जाता है इसके पास सैनिक भी ज्यादा थे, 1200, ये 25,000, कल्पना करो। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला यहाँ क्या हो जाता है, हार जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ क्या होता है, जीत जाता है। उसके बाद से बंगाल किसके हाथ में चला जाता है, अंग्रेजों के। किसके हाथ में चला जाएगा, लेकिन अंग्रेज लोग बड़े चालाक थे। चलिए इतना लिख लीजिएगा। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, पूछेगा कौन जीता, रॉबर्ट क्लाइव। हारा कौन, इसके बाद इन्हें मार और क्या ठिकाने लगा दिया गया, ठीक है ना। वो मुंह देखा रहा, खाली मुझौसा वो खाली मुंह देखा रहा, इससे मतलब हाँ लड़ा था, ठीक है लड़ा आवत है, जैसे हमने सुनना पूरी लड़ा हम देखा था जी, देख तो रहे हैं लड़िए तो वही काम है। तो सिराजुद्दौला जान गया कि ये लोग दगाबाज हो गए हैं, इसीलिए इसको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। सिराजुद्दौला ने एक बात बोली, क्या कहा कि मैं लोगों से नहीं, मैं अपनों से हार गया, मैं लोगों से नहीं, मैं अपनों से हार गया। तो क्या इल्जाम डालें, सब अपनों से हारते ही हैं सर। ठीक है ना। यहीं पे एक इतिहासकार है जिनका नाम है लेनपुल, जो उन्होंने हुमायूं के बारे में बोला था, उन्होंने इनके बारे में भी बोला। क्या बोला, उन्होंने कहा कि बंगाल किसकी भेंट चढ़ गया, गद्दारों की। किसकी भेंट चढ़ गया, गद्दार। बंगाल जो भेंट चढ़ा वो गद्दारों की, नहीं तो बंगाल की हिम्मत नहीं थी कोई छीन, ठीक है ना। कितनी हिम्मत थी, 1200 सैनिक थे, 25,000 सैनिक टूट पड़ती तो खत्म। तो सिर्फ एक सौदा पता कैसे, एक कहावत थी ना कि बेच दिया गया, वही बात बोला था, पूरी बात वही थी, गद्दारों के हाथ से बेच दिया गया था बंगाल, वही बात अंग्रेजों के हाथ में उन्होंने सौंप दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है, हमको पता नहीं था, नहीं हम कलर करते हैं। जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो इस युद्ध के बाद ध्यान से सुनना, 1757 में बैठ जाता है बंगाल की गद्दी पे मीर जाफर। इसको बैठा देते हैं मेरे। अब मीर जाफर राज करता है 1760। कब तक बैठ के राज किया, 60। कहें कि इसको कहीं इतने दिन तक था, ये कठपुतली बन गया, अंग्रेजों की क्या बन गया, अंग्रेजों की कठपुतली। जब अंग्रेजों की कठपुतली बन गया तो अंग्रेजों ने सोचा इससे जितना चूस पाते हैं चूस लेते हैं, जितना इसका धन लूटना चाहते हैं लूट लेते हैं, जिससे मीर जाफर को ठेस पहुंचा और उसने कहा कि मैं आपके खिलाफ विद्रोह करूंगा। जब ये भावना अंग्रेजों को लगी, आने लगी इसको ना, तो इसी के कहा जाता है कि इसी के खानदान में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर कासिम। अंग्रेजों ने किसे बना दिया फिर, लिख लेना, मीर कासिम कब बन गया, 1760 से लेकर 64। कब तक बन के रहा, 1760 से लेकर 1764।
अब मीर कासिम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मीर कासिम कब बना शासक? 1764। जब इसने भी देखा ना, मीर कासिम ने भी अंग्रेज हमको लूट ही रहे हैं, अंग्रेज हमको मतलब परेशानी कर रहे हैं, तो इसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की। और बगावत का पहला कदम इसका दिखता है कि इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ उठा के रख दी? ये पूछा गया क्वेश्चन। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन ले गया? मुंगेर बिहार में है ना, मुंगेर राजधानी लाया मीर कासिम। ये बात जरूर लिख लेना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी लाया। बस खत्म होने वाला है, यही खत्म तो फिर कल से गवर्नमेंट जमीन शुरू हो गया। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया तो अंग्रेज क्या हो गए? नाराज हो गए, क्योंकि अंग्रेजों को ये लगा कि हमसे डर के नहीं गया, ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने गया, जिसके कारण इसे भी तो हटाना जरूरी था। अब इसे भी हटाने की सोचे, मीर जाफर को फिर ले कराते हैं कहते हैं चलो ठीक है, जो हो गया माफ करना, छोड़ो अब, चलो तुमको फिर से बैठाते, लेकिन थोड़ा हमारा भी सुनना, अपना भी सुनाना, ये काम करना। लेकिन इससे पहले ही, जब से ही ये लोग ये कर पाते, उसके पहले ही मीर कासिम ने चालाकी कर दी। ध्यान से देखना, मीर कासिम अपनी शक्ति इकट्ठा करने के लिए दौरा किया। मीर कासिम, ये मीर कासिम कौन अगर पूछे? बंगाल का नवाब। अब ये देखिए, जब जान गया अंग्रेज अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इसने क्या किया? अपने बगल के अवध क्षेत्र के शासक, जिसका नाम था शुजाउद्दौला, अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। ये बगल में ही था ना बंगाल के, आज जहां हमारे सब खड़ा है अवध है, ये क्या है? अवध का नवाब था, अवध का नवाब, जिसका नाम क्या है? शुजाउद्दौला। और वहीं से आगे बढ़ा तो दिल्ली गया। दिल्ली में कौन था? शाह आलम। ये कौन है? शाह आलम द्वितीय। इसका नाम क्या है? ये है मुगल। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है, कहानी इंटरेस्टिंग, कहानी देखिए इंटरेस्टिंग। मुर्शिदाबाद से मुंगेर के अंग्रेज खफा, अंग्रेज क्या हो गए? खफा हो गए। मीर कासिम ने जान लिया कि अंग्रेज हम पे युद्ध करेंगे, लड़ा, हम पे आक्रमण करेंगे, हमें बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए। तो मीर कासिम ने किसको जुटाया? शुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय। अच्छा, एक बात तो समझ में आई, शाह आलम द्वितीय जो था, ये मुगल बादशाह होने के नाते इस युद्ध में मिला, मतलब इनके साथ मिला, लेकिन ये बुड़बकवा कहाँ है? अंग्रेज ना तो इसको कभी बोले थे तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, ना अंग्रेज इन्हें जानते थे, ना अंग्रेज उसको इनका वास्ता था, लेकिन ये क्यों चलाया? चढ़ावे में, जेकर कहिएगा ना चढ़ावे में, और जब चढ़ावे में जाए जला कर बुरा कितना होला देखा कि मीर कासिम ने इसको आके चढ़ाया। क्या कहा? कहा कि देखो तुमको क्या लगता है नहीं आएंगे तुमको क्या लगता है कि आज बंगाल कब्जा कर लेंगे तो तुम्हारा अवध सुरक्षित रहेगा? तुम्हारा अवध आएगा कब्जा, भाई बंगाल कर लेंगे, उसके बाद अवध का ही नंबर। शुजाउद्दौला ने कहा भैया तो सही कहा था, ठीक है ना, बात तो सही कहा था कि हाँ भाई अंग्रेज का कोई भरोसा नहीं, हालांकि डर भी सही था, अंग्रेज ऐसे विचारवादी थे विस्तार में। अब शाह आलम तो इसीलिए मिला था, दस्तक पत्र का क्या हो रहा था? दुरुपयोग हो रहा था, उसको लेकर के वो आ गया है। ये तीनों एक साथ मिलते हैं। जब ये बात पता चली अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को ऐसा सेनापति चाहिए था जो इन लोगों को मजबूती से टक्कर ले सके। तो अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम था अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। मीर जाफर इनके साथ था, सहयोग कर रहा था। मीर जाफर इनके साथ था, कड़बुदली। लेकिन हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का क्या था? सेना। ये दोनों सेनाएं एक मैदान में आती हैं, ये सब के सब, इधर से शाह आलम द्वितीय, इधर से शुजाउद्दौला, इधर से मीर कासिम। इन तीनों का सेंटर पॉइंट बनेगा बक्सर। कौन बनेगा? बक्सर। थोड़ा मैप देख लीजिए, एक बार याद हो जाए, जान लीजिए, सब बिहार में घट रहा है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इधर से बंगाल से कौन आ गए बक्सर में? मीर कासिम। और इधर अवध से कौन आ गए? शुजाउद्दौला। और इधर दिल्ली से कौन आ गए? सब लोग कहाँ मिल गए? बक्सर। और बक्सर में जहां मिले उसी के नाम से ही इस युद्ध का नाम भी क्या किया गया? रखा गया। इस युद्ध का नाम रखा गया 1764 का बक्सर का
क्लियर है ना? तो बक्सर का युद्ध 1764 में किसके किसके बीच हुआ? ये बिहार में है बक्सर। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय एक पक्ष में। एक क्वेश्चन पूछ लेता बार बार कि शुजाउद्दौला कहाँ का नवाब था? अवध का। शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल बादशाह। इनका एक पक्ष था और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ने आया था? हेक्टर मुनरो और मीर जान। लेकिन एक क्वेश्चन है और ध्यान देना, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? इस युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर बेंसी टाट। बहुत सही आपने बताया, बेंसी टाट। किसके टाइम में ये युद्ध हुआ था? क्लाइव नहीं था इस टाइम। हाँ ध्यान देना, अंग्रेजों का गवर्नर यानी बंगाल का गवर्नर कह सकते हैं ना, बंगाल का गवर्नर अंग्रेजों का कौन था? बेंसी। लेकिन सेनापति कौन था? हेक्टर। लड़ते हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी रही, इनके पास जुड़ता तो दिखाई, एकजुटता तो दिखाई, लेकिन अत्याधुनिक हथियार ना होने के कारण अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं इसे। और ये अंतिम कील थी अंग्रेजी शासन के लिए, ताबूत में अंतिम कील थी, ठोक दिया। अंग्रेजों की सत्ता इस युद्ध के बाद भारत पे क्या हो जाती है? बंगाल की शासन पे हावी हो जाती है। अब इसके बाद इनके पास कोई उपाय नहीं। तो अगले पेज में वही पढ़ेंगे, बस यहीं पे रोकेंगे, इसके बाद कल देखेंगे, ठीक है ना? एक पेज और पढ़ लीजिए बस, मिटा दें। नहीं तो आप लोग जो कहिए, कोई अरे एक पेज पढ़ा लेते तो खत्म कर लेते दो, ये तो खत्म हो जाए, ठीक है ना? चलो, तो देखिए अब स्थिति क्या पैदा हो गई है कि बंगाल में हेक्टर मुनरो की जीत ने तय कर दिया कि अंग्रेज अब बंगाल की सत्ता में हावी होंगे। क्या होंगे? हावी होंगे। और उसके लिए एक समझौता बहुत अच्छे से पूछा जाता है, एक कह सकते हैं कि संधि कह लीजिए, या कह सकते हैं एक प्रस्ताव, उसको नाम हम बता रहे हैं, इलाहाबाद, ठीक है ना? इलाहाबाद की संधि थी, वो प्रस्ताव है। क्या था? ध्यान से सुनना। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो लगभग 6 अगस्त को 1757 में, सॉरी 65, ये युद्ध समाप्त होने के बाद 1765 की बात है। और एक डेट और याद रखिएगा, 12 अगस्त की, ये भी 64 में तो बक्सर का युद्ध हुआ। और 65 की बात है, ये 2 डेट है। दोनों डेट में क्या लिखा गया कि पहली संधि जो हुई इलाहाबाद में 2 संधि हुआ था, हुआ दोनों इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद में जो पहली संधि हुआ फर्स्ट, ये हुआ था अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच। मुगल बादशाह कौन था? पहली वाली संधि जो हुई थी अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच हुई। दूसरी वाली जो संधि हुई ये बंगाल के साथ हुई, या कह सकते हैं अवध और बंगाल के साथ में हुई, ठीक है ना? तो दूसरी, हाँ, ये बंगाल के साथ हुई अंग्रेजों को। नहीं, कहा जाता है कि मीर कासिम को तो उसी वक्त युद्ध में ही मार दिया गया था, और बाकी शुजाउद्दौला अपने क्षेत्र में चले जाते हैं भागकर, और शाह आलम द्वितीय भी अपने क्षेत्र में चला जाता है। उसके बाद संधि के लिए ही दोनों को बुलाया जाता है, ठीक है ना? कि आप दोनों सीमा में रहिए, अपने ज्यादा बातचीत नहीं। बंगाल तो आ गया है अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है ना? तो इसीलिए ये संधि करवाई जाती है। जब ये संधि होती है, ध्यान से सुनना, अंग्रेज और मुगल बादशाह में ये संधि होती है कि मुगल बादशाह पेंशन पे चले जाते हैं। मुगल बादशाह किस पे चले जाते हैं? पेंशन पे। हाँ, लगभग 53 लाख शायद लगभग है, जिसपे क्या चले जाते हैं? पेंशन। मुगल बादशाह को क्या मिलने लगता है यहाँ? पेंशन। तो पहली बार ये स्थिति आई जब मुगल बादशाह पेंशन पे आ गए, ठीक है ना? उसके बाद देखिए बंगाल के साथ इन्होंने कहा कि हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी चाहिए। और उड़ीसा की क्या चाहिए? मतलब कुछ दीवानी ना, दीवानी वाला ना, दीवानी है, दीवानी, दीवानी का मतलब यहाँ का राजस्व किसके अधीन हो गया है?
हमारे। अब हम यहाँ से कर वसूलेंगे, टैक्स वसूलेंगे, यहाँ के लोगों का देख रखाव करेंगे, ये बाकी संचालन तुम लोग करो, रास्ते हमें कोई मतलब नहीं। तो कहाँ बचा राजक पास, अब जब कुल अंग्रेज करनी है ठीक है ना। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पूछा जाता है किस संधि के बाद अंग्रेजों के हाथ चली गई? इलाहाबाद के। किस संधि के बाद? इलाहाबाद। जो हुई कब थी? 1700। क्लियर आ गया? पूछिए। अब ये दीवानी पा करके ये लोग दीवाने हो गए, ध्यान से। क्या अनुपम बहनी, क्या हुआ बहनी? दीवानी पा करके ये लोग दीवाने हो गए। और दीवाने क्या हो गए इसका कि इन्होंने बंगाल को अपने बाप की जागीर समझ ली बंगाल को अपने बाप की क्या समझ ली? जागीर। और यहीं पे रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव फिर आए, बात करेंगे गवर्नर जनरल की बात कल से करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से ही यहाँ पे द्वैध शासन क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। द्वैध शासन लागू। तो याद रख लेना, ये भी मिलेगा जब कल आपको पढ़ाएंगे हम, कल ये मिलेगा, टेंशन ना। क्या होता है द्वैध शासन कल ही बताएंगे, जानते हो ना? हाँ, तो पूरी व्यापकता से पढ़ेंगे बिहार में कैसे। अब कल के डेट में पूरा बिहार स्कोप में रहेगा, बिहार में कुल हो ही है, ठीक है ना। तो एक बार मेरे क्वेश्चनों का उत्तर देते जाइए, आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का उत्तर देते जाइएगा, जो पूछूंगा पहला बताइए, पहली कंपनी कौन सी जो भारत में आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया तो बोल रहे हैं, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कंपनी के तौर पे भी वो आए थे। और भारत में भी सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? कोच्चि। कहाँ बनाई? कोच्चि। किसका उत्पादन कर रहे थे? मसालों। क्लियरिटी आई? नेक्स्ट बताइएगा, मसूलीपट्टनम में पहली कोठी किन्होंने लगाया? डचों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आने का क्रम और उनका स्थापना का क्रम दोनों अलग अलग है। तो भारत में अगर आने का क्रम पूछता है तो कौन सा है? दूसरा है। फैक्ट्री लगाने का क्रम क्या है? तीसरा है ना। आने का क्रम तो दूसरा है, लेकिन फैक्ट्री लगाने का क्रम क्या है? तीसरा। और अंग्रेजों का आने का क्रम क्या है? तीसरा, लेकिन फैक्ट्री लगाने का क्रम, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन में ही क्या लगा दी थी? कंपनी। क्लियरिटी आई? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तंबाकू, आलू, गन्ना, अमरूद, इन सबका हमने खेती करना सिखाया किसने? पूछेगा बिहार के पटना में सबसे पहले किसने लगाया था? कंपनी डचों ने। किसने लगाया? डचों ने। किसके उत्पादन के लिए लगाया था? सोरा उत्पादन के लिए। डचों की दूसरी फैक्ट्री कौन सी थी? जिला छपरा। खराब हो गई खपरा, तो छपरा, ठीक है ना। तो जिला छपरा नहीं, छपरा स्थान है, जिला दूसरा सार ना। तो वहां पे इन्होंने कंपनी लगा दी क्योंकि बोझ बढ़ गया। अगला आपसे पूछेगा, क्या पुर्तगाली आए थे बिहार में? नहीं आए। क्या पुर्तगाली बंगाल में आए थे? नहीं आए थे। हुगली में, हुगली में आए थे पुर्तगाली, हुगली में लगाए थे ना। लेकिन बंगाल के बाद बिहार में लोग नहीं। बिहार में आने वाली पहली कंपनी डचों की ही थी। उसके बाद अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे बिहार। तो अंग्रेजों को तो पूरा इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, काहे परेशान। अंग्रेजों की टेंशन छोड़ दीजिएगा, दो लोग बचेंगे आपके, वो लास्ट में पढ़ लेंगे। जब खत्म होने वाला होगा उनको लास्ट में थोड़ा सा जानकारी। कौन? फ्रांसीसी और डच, उनको पढ़ लेंगे। नहीं तो कल शुरू में ही उनको एक बार पढ़ा देंगे, एक नजर दौड़ा देंगे, कल शुरू में ही नजर दौड़ा देंगे, ठीक है ना। ये तो कहानी थी। आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा, प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757 में। 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला के नाना जी का नाम? किसने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई थी? मुर्शिद अली खान। ढाका से कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद अगर कोई पूछे कहाँ है तो बता देना पश्चिम बंगाल। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने की? अलीवर्दी खान ने नहीं, मीर कासिम ने। अरे भाई गड़बड़ मत करना। अब मुंगेर कहाँ पे? अब बिहार में आया। मुंगेर कहाँ है? मुंगेर जिला, हाँ, तो उसी को राजधानी बनाया इसने। और याद रखना कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कौन इस युद्ध को जीता? अंग्रेज। सेनापति कौन था अंग्रेजों का? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के साथ कौन मिला था? जब ये जीत जाता है तो एक संधि होती है, उस संधि का नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि दो ठू होती है, एक 6 अगस्त को होती है, 12 अगस्त। तो 6 अगस्त को जो होती है मुगल बादशाह से होती है,
और 12 अगस्त को किससे होती है? बंगाल से होती है। तो साहब जो आलम द्वितीय इसको पेंशन भोगी बना देगा। अंग्रेज क्या बना देते हैं? पेंशन भोगी। कि अब पेंशन लो, चुपचाप राज करो, यहाँ आने से मतलब आपको। और दीवानी का अर्थ क्या होता है? कि राजस्व वसूलेगा यहाँ से। दीवानी किसकी किसकी ले लिया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसमें राजस्व वसूलेंगे। और रॉबर्ट क्लाइव ने इसी बंगाल में 1765 में क्या लागू करवा दिया? द्वेष। काल कोठरी घटना कब हुई थी? 20-21 जून। 56 है, 57 मत कहना, 56। उसी का गुस्सा होता है अलीनगर की संधि जब होती है, क्या होती है? 9 फरवरी 1700। ये सारी चीज आज के था भैया, समझ में आ गया? कल इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मजा आया? तो थोड़ा वीडियो शेयर कर दिया करिए, और बाकी आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मजेदार रहिए, मस्त रहिए। चलिए, चलिए, जो खुशी नारा है अपने यूपी में